हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें हम करंटली चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। इसका एक पहले वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें बेसिक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई बताया, जिसमें और एक दो छोटे एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन कवर हुए। आज का टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे डिमांड में पढ़ा था व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो वैसे ही सेम सप्लाई। इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप डिमांड चैप्टर पढ़े डायरेक्ट फिर सप्लाई पढ़े तो आपको इजी जाता है और उसको कंपैरिजन चार्ट भी बनाए। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन पढ़ना है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। तो सप्लाई की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सप्लाई मतलब ऐसी क्वांटिटी द सेलर इज विलिंग टू सेल। सेलर विलिंग है कि हाँ मैं रेडी हूँ सेल करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जितना उसने एक्सपेक्ट किया, अगर मार्केट में उसको उतना सप्लाई प्राइस मिलेगा तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी सप्लाई करेगा। तो ये बेसिक सप्लाई का मीनिंग तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, मतलब कौन कौन सी चीजें जो सप्लाई को अफेक्ट करती है। बेटा इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं सुन लीजिए। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा 4 मार्क के लिए, या तो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब इसमें कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, पहले इसके हेड पॉइंट सुन लीजिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ द मार्केट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नेचुरल कंडीशन। ये सारी चीजें जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करती है। अब एक एक समझते हैं कि कैसे। ये तो समझ गया कि हाँ ये चीजें सप्लाई को अफेक्ट करती है, बट हाउ? तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। अब जैसे सबसे पहली चीज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाई को अफेक्ट करती? बट ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट में मैं सेलर हूँ, बेचने वाली, मैंने स्टॉक में रख दिया है बना के प्रोडक्शन। मुझे मार्केट में प्राइस मिलेगा तो मैं क्या करूंगी? सप्लाई करूंगी। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस हेड पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनता है। सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस, एग्री डिसएग्री। व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई एक्सपांड, ये भी एग्री डिसएग्री में आता है, तो इसमें बोलेंगे यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? प्राइस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। ये आप सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट लिखेंगे। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? डिमांड का उल्टा। लॉ ऑफ सप्लाई हायर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? हायर इज द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बट लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा। ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाई एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो दिस शोज दैट सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस। तो ऐसा है, अगर प्राइस ज्यादा और सप्लाई ज्यादा तो बोल सकते हैं प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई। दिस इज सीन व्हेन प्राइस राइजेस। जब प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है? एक्सपांड, यानी बढ़ता है। ठीक है, तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई। तो यस, ये एग्री डिसएग्री भी कवर हो गया और ये फर्स्ट हेड पॉइंट भी हमने कवर किया। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करता है हमारे सप्लाई को, बट ऑब्वियस है मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इस पे मैंने रेंट कितने पड़े, वेजेस कितने पे करे, इंटरेस्ट कितना पे किया कैपिटल पे, मेरे को टोटल खर्चा आया सपोज 10 रुपए, तो उसमें मैं प्रॉफिट मार्जिन 3 रुपए जोड़ के प्रोडक्ट कितने में सप्लाई करूंगी? 13 रुपए में। मार्केट में क्या मुझे 13 रुपए मिल रहे हैं, तब मैं सोचूंगी कि मैं सप्लाई करूँ। तो बेस ही कहाँ से शुरू हो रहा है कि मेरे को कितने में पड़ा। मेरे को कितने में पड़ा मतलब मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ा। तो यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, फैक्टर प्राइसेस आर रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। इफ फैक्टर प्राइसेस इंक्रीजेस, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते, लेबर हड़ताल पे चले गए, बोले वेजेस बढ़ाओ, बैंक वालों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, जो भी चीजें अगर मेरे कॉस्ट को अफेक्ट करेगी तो उससे बाय डिफॉल्ट क्या होगा? मेरा प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे अभी मेरे को 10 का प्रोडक्ट पड़ रहा था, मैं 13 में सप्लाई कर रही थी, बट अभी क्या हो रहा है? मेरे को ही कॉस्ट 13 में आ रहा है, तो मैं कितने में सप्लाई करूंगी? 16 रुपए में। तो मार्केट में ऐसा होगा कि 16 रुपए में नहीं प्राइस ज्यादा हो गया, नहीं ले रहे लोग, तो मैं सप्लाई करूंगी क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को तो 16 में ही बेचना है ना। क्योंकि मेरे को घर पे अगर 13 रुपए की कोई चीज आ रही है तो मैं उसमें प्रॉफिट जोड़ के ही सप्लाई करूंगी। तो मैं वो चीज कितने में सप्लाई कर रही हूँ? 16 रुपए में। तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ते हैं, दिस विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो, तो मैं रुक जाती हूँ। मार्केट में लोग रेडी नहीं है ना 16 में लेने के लिए, तो होल्ड। क्योंकि अगर मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि 13 में ही बेचो, जैसे पुराना बेच रहे थे, अब पुराने में तो मुझे 10 में आ रहा था, मैं 13 में बेच रही थी 3 रुपए प्रॉफिट जोड़ के, बट अभी मेरे को ही 13 में आ रहा, तो मैं 13 में तो नहीं बेचूंगी ना, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट कमाने बैठी हूँ। तो मैं क्या कर दूंगी? होल्ड। मैं अपना सप्लाई क्या कर दूंगी? कम, क्योंकि सिंपल फंड है, प्राइस ज्यादा तो ही सप्लाई ज्यादा होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके प्राइस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट करता है एज अ सेलर।
दो हेड पॉइंट देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट करता है सप्लाई को, सेकंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करता है, थर्ड गवर्नमेंट की पॉलिसी। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है कैसे, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बेसिस पे। गवर्नमेंट टैक्सेस अगर ज़्यादा कर दे तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती, तो सप्लाई कम। गवर्नमेंट अगर बजट में टैक्सेस कम कर दे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती, तो सप्लाई क्या हो जाता है, ज़्यादा। इफ टैक्सेशन रेट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा यानी मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो मैं कम सप्लाई करूंगी। इफ टैक्सेस डिक्रीजेस, गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस कम कर दी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो मैं सप्लाई क्या करती हूँ, ज़्यादा। नेचर ऑफ द मार्केट मेरे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल। In a competitive market, supply of goods would be more due to large number of seller. But in monopoly single seller market, supply would be less. Competitive market में supply बहुत, ये आपने पढ़ा होगा types of market में, ठीक है, perfect market, monopoly market, monopolistic market। तो competitive यानी monopolistic market में बहुत सारे बेचने वाले seller हैं, तो supply क्या होता है, ज़्यादा। बट monopoly में क्या होता है, single seller रहता है, तो वहाँ पे supply क्या होता है, कम। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल। एक्सपोर्ट मतलब मैं देश से बाहर बेच रही हूँ, तो मैं देश के बाहर ज़्यादा बेच रही हूँ, तो देश में सप्लाई कम होगा। वाइस वर्सा, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, बाहर वाले इंडिया में भेज रहे सामान बेचने को, तो जितना ज़्यादा स्टॉक यहाँ आएगा उतना ज़्यादा बिकेगा। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपके सप्लाई को अफेक्ट करते, बिल्कुल। एक्सपोर्ट रिड्यूसेस द सप्लाई विद इन द कंट्री। एक्सपोर्ट मतलब आप बाहर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो विद इन कंट्री सप्लाई कम हो जाता है। जैसे हमारे बोलते हैं ना संतरे, नागपुर में संतरे बनते हैं, मतलब नागपुर में संतरे उगते हैं, बट नागपुर वालों को ही संतरे कम मिलते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं और अदर जगहों पे जाते हैं। Whereas import increases the supply of goods within the country. Future expectation, ये भी एक पॉइंट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में एज अ सेलर, जैसे अभी मैंने आपको मेरा एग्जांपल लेके चले, 10 में मेरे को प्रोडक्ट पड़ा, 3 प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के मैंने 13 में बेचा। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये 15 में जाएगा, तो मेरे को 10 में पड़ा, मैं 13 में बेच सकती हूँ 3 रुपये प्रॉफिट कमा के, बट मुझे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि ये 15 में जाएगा, तो मैं आज इसको 13 में भी नहीं सप्लाई करूँगी, तो ये अफेक्ट करता है। प्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, प्रोड्यूसर में होल्ड द स्टॉक, मुझे लगता है और बढ़ेगा, ये सोने चांदी में बहुत होता है, ठीक है। तो दिस विल रिड्यूस द करंट सप्लाई। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस और बढ़ेगा तो करंट सप्लाई मैं क्या कर दूंगी, कम। तो क्या ये अफेक्ट करता है मेरे सप्लाई को, बिल्कुल अफेक्ट करता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आपके पास कितनी अच्छी फैक्ट्री है, मेंटेनेंस है, वेयर हाउसेज है, ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग नहीं सिर्फ, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, वेयर हाउस, गोडाउन, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी फैसिलिटी होती है एक मेंटेनेंस के लिए, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर। डेफिनेटली ये सब, अभी फैक्ट्री में अगर लाइट ही नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो स्टॉक नहीं बनेगा, स्टॉक नहीं बनेगा तो सप्लाई कैसे करूँगी। शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटी डिक्रीजेज द सप्लाई। नेचुरल कंडीशन, बिल्कुल, नेचुरल कंडीशन की वजह से स्टॉक सप्लाई कम हो जाता है। अभी बाढ़ आ गई, मेरे पास स्टॉक के मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, बट बाढ़ आ गई तो कहाँ से सप्लाई करूँगी। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन नेचुरल कंडीशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी होता है, अगर नेचुरल कंडीशन अच्छी है तो ही खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो आप बोल रहे कि गेहूं का रेट 20 रुपये किलो है बट 50 रुपये किलो मिल रहा है, तो फार्मर को बोल रहे यार 50 रुपये किलो बिक रही है, दे दे। वो बोलेंगे बारिश ही नहीं है, गेहूं उगा ही नहीं पाया, तो कहाँ से सप्लाई करूँगा। अ गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, बिल्कुल नेचुरल कंडीशन प्रोडक्शन सप्लाई को बिल्कुल अफेक्ट करती है। सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बहुत डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर गुड्स का सप्लाई बहुत डिपेंड करता है नेचुरल कंडीशन पे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ मार्केट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नेचुरल कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमारे सप्लाई को अफेक्ट करती है। अब एक और चीज़ सुन लीजिए, आपको इसमें एग्री डिसएग्री भी आता है। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, ये डिमांड में भी ऐसा एग्री डिसएग्री आता है। क्या प्राइस सिर्फ ओनली डिटर्मिनेंट है? नो, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अब आंसर कैसा लिखेंगे, एग्री डिसएग्री में तो सिर्फ 4 मार्क का है, तो जितने हेड पॉइंट्स है उसका छोटा छोटा एक एक पॉइंट उठा के लिख लीजिए। जैसे कैसे लिख सकते हैं, प्राइस इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट, supply gets determined by many factors, price is the most important, no doubt price most important है, price and supply are directly related, beside price कौन कौन से factors है आप सब लिख देना, cost of production, state of technology, government policy, nature of market, एक ही लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो बताना कि हाँ प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई है, प्राइस इंक्रीजेस तो सप्लाई इंक्रीजेस। फिर उसके बाद एक या दो इसमें आप ऐसे हेड पॉइंट्स पूरे लिख देना कि उसको पता हो कि आपको पूरे डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सप्लाई गेट इंक्रीजेज एंड यूज ऑफ आउटडेटेड, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे, पुरानी टेक्नोलॉजी पे रहोगे तो कम सप्लाई कर पाओगे। ऑल्सो रिड्यूसेज द सप्लाई विद इन द कंट्री, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफेक्ट करते फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। प्राइस इज नॉट द ओनली, एक दो हेड पॉइंट्स आप डिटेल एक्सप्लेन कर देना, बाकी सब एक ही में लिख देना, क्योंकि 4 मार्क के लिए आप 5 से 6 सेंटेंस लिखेंगे तो मिल जाएगा। एक तो नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, प्राइस इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट, ये 2 हो गए। इसके बाद आपको 5 एटलीस्ट सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, तो उसमें आपको, क्योंकि एकदम ज़्यादा भी नहीं लिख सकते। फिर बोल रही हूँ इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, मार्क्स के हिसाब से ही कंटेंट लिखना। भावनाओं में बह के मुझे आता है इतना बताओगे तो फिर कुछ मार्क्स अटेम्प्ट नहीं, क्योंकि 4 में से मैक्सिमम 3.5 ही मिलने वाले हैं आपको, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये अच्छा टॉपिक कवर करवाया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जिसमें मैंने एग्री डिसएग्री भी आपको 2 कवर करवाया, एक प्राइस वाला और ये प्राइस इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पीछे भी पड़ा है, ठीक है। होप्स आपको समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।